लोग अलग अलग दिखा रहे थे, कहीं पे आप लोग 300 क्रॉस करवा रहे थे, कहीं 350 क्रॉस करवा रहे थे, ये आपकी एजेंसी भी बोल रही थी। वो एग्जैक्ट पोल नहीं निकला, एग्जिट पोल ही निकला था। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो सोच रही है इस बार, वो कांग्रेस को तो जम्मू से खत्म करना चाहती ही है। जम्मू में कांग्रेस का जनाधार वैसे टोटली खत्म है। आप लोगों ने देखा कैंपेनिंग का भी उनका किस तरीके का पूरा प्रचार रहा, कहीं भी जम्मू में वो कांग्रेस नहीं दिख रही। अब एनसी के साथ मिलकर वो ये स्टैंड भी क्लियर नहीं कर पाई कि 370 के ऊपर उनका क्या स्टैंड है। लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या है। सिर्फ कुर्सी पाने के लिए वो इस समय ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मगर असलियत में उनका चेहरा कैसा है वो जम्मू की जनता जानती है। अच्छा, जब जम्मू कश्मीर की जनता आपको सत्ता में लाने के लिए इतनी लालायित थी, आपके हाथों अपनी बागडोर सौंपने के लिए इतनी व्याकुल थी रजनी जी, तो आप लोग सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का हौसला क्यों नहीं कर पाए? क्यों 28 सीटें ऐसी रही जिसमें भाजपा अपना प्रत्याशी तक नहीं दे पाई? थोड़ा इसमें बताइए। देखिए, मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, केंद्र के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और अलग अलग चीजों को देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है कि हमें मेजोरिटी में कितनी सीट लानी है, सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है। इस बार इंडिपेंडेंट भी बड़े खुले तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जो लाइक माइंडेड लोग होंगे हमारे, जिनका माइंडसेट हमारी आइडियोलॉजी के साथ मेल खाएगा, उनके साथ जाकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। इफेक्ट ये कर रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है और आप कैसे बहुत बनने जा मंजी हुई राजनेता है, बहुत विदुषी प्रवक्ता है। आप इस बात को कतई गंभीरता से लेना नहीं चाहते कि 90 में से 28 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का भी हौसला आपने किए? ये छोटी बात है। इस बात को जनता ने समझा नहीं होगा। इस बात के कोई मायने नहीं है। क्या ये अपने आप में जाहिर नहीं करता है कि पार्टी पूरे प्रदेश के स्तर पर विश्वास जीत पाने में नाकाम है, इसीलिए 28 सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं दे पाई? वोट की तो बात दूसरी है, आप प्रत्याशी तक नहीं दे पाए, इसको लेकर आपके मन में कोई मलाल नहीं है? इतनी लंबी अवधि आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मिली, उपराज्यपाल के रूप में शासन रहा, उसके बाद अंतिम परिणति यह है कि 28 सीटों पर आप प्रत्याशी तक नहीं दिए। इसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव बड़ी गंभीरता से हम लोग लेते भी हैं। आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी खुद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस चुनाव की बागडोर संभाल रहे थे। हमारे गृह मंत्री जी इस चुनाव को देख रहे थे। हमारे लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव और अलग अलग प्रदेशों का चुनाव, हम हर चुनाव गंभीरता से लेते हैं। इस बार चुनाव जो है जम्मू कश्मीर की जनता को डिसाइड करना है कि किस पार्टी को वो लाना चाहते हैं। क्या उन्हीं परिवारों को दोबारा लाएंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लोगों का खून बहाया, और कि उसी पार्टी को लाएंगे जो भाजपा उनके लिए विकास का काम कर रही है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रही है, वहां के युवाओं के हाथों से गन्स छिनवा रही है। तो मुझे लगता है कि जनता कश्मीर की भी इस बार डिसाइड करेगी कि कौन सी पार्टी को वो वोट देने जा रही है। कौन सी पार्टी को वोट देने जा रही है, रजनी जी का कहना है। लेकिन मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जी जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रुझान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर दिखा रहे हैं। देश की राजनीति पर इसके प्रभाव को कैसा देखते हैं भाटिया साहब? क्या बदलेगा देश की सियासत में इससे? ऐसा जी, निश्चित रूप से जो 2 राज्यों के चुनाव परिणाम है, अगर इसके बाद महाराष्ट्र के भी चुनाव परिणाम इसी प्रकार आए, तो जो लोग ये कहते हैं भी मोदी जी बीच में हटा दिए जाएंगे, मैं उससे तो सहमत नहीं हूं। लेकिन मोदी जी के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा। जिस ढंग से अभी 4 महीने में जो पहले मोदी जी के 2 रजीम गए थे, उन रजीम में जिस ढंग से बेलगाम घोड़े थे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और राज्यों में, वो घोड़ों पे लगाम लगेगी, विपक्ष मजबूत होगा। लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है। और एक जो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में यह भी लगता था कि कांग्रेस पार्टी कभी वापसी नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी का रास्ता धीरे धीरे बनने लगा है। राहुल गांधी अब धीरे धीरे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के वार रूम ने पप्पू बनाने की कोशिश की है, वो जन नेता के रूप में उनकी छवि उभरने लगी है। और वो निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में अगर 1 दर्जन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो राज्यों में आ जाती है, तो वही हालात होगी जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की थी। और कांग्रेस पार्टी
रिवाइव करने जा रही है, हरियाणा के चुनाव से, जम्मू कश्मीर के चुनाव से, और जो महाराष्ट्र से संकेत आ रहे हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, और महाराष्ट्र में जो खेल खेला गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से उस सरकार को गिरा के दोनों पार्टियों में विघटन किया, अपने साथ लेके आए। हरियाणा में जिस ढंग से खिलाड़ियों के साथ अग्निवीर लेके आए, किसानों के साथ, मराठों की और जाटों की डीएनए लगभग एक जैसा है, और वो भी मराठे भी। मैं वहां जब संसदीय चुनाव में कुछ मेरे मित्रों से नागपुर और मुंबई बात कर रहा था, तो कोई भी आपके जो बड़े चैनल है, कोई नहीं कहता था भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 20 से कम सीटों पर रह जाएगी। लेकिन धरातल पे काम करने वाले जो जर्नलिस्ट थे वो कह रहे थे इस बार सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, जो पहले उन 48 में से 41 सीटें लेके आए थे, शायद वो, अगर मैं सही हूं तो 19 सीटों पे पहुंच गए। हरियाणा में आपका जो एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने आज से 1 साल पहले से कहना चालू कर दिया था कि ये जो सीटें आने वाली हैं, वो 60 से ऊपर आएंगी। अरे भाटिया साहब, एक बात बताइए, अभी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ, सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। कोई भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों के पास पहुंचा रहा था, कोई 360 पे ला रहा था, कोई 330 पे ला रहा था, और कुल जमा भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रह गई। हरियाणा के संदर्भ में भी बात करें तो 2019 के चुनाव के समय टाइम्स नाउ 71 सीटें दे रहा था भाजपा को, जन की बात 57 सीट, न्यूज एक्ट 77 सीट, ऐसे आंकड़े थे। भाजपा 40 सीटों पर रह गई। इसके बावजूद भी हम आज के इस एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहते हैं? थोड़ा इस विषय पर रोशनी दीजिए ना, कि हमने मान लिया कि हाँ यही होने वाला है, ऐसी क्या आतुरता? एक चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 83 सीट नेशनल चैनल जी, 19 में 83 सीट दिखाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की जी, और 4 सीट दिखाई गई थी कांग्रेस की, जिनकी 31 आई, उनकी 40 आई। आप 2019 के रिजल्ट को देख लो और 24 के रिजल्ट को देख लो, मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। राष्ट्रवाद पे सवार होके जब 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। और जब मनोहर लाल जी के काम को आकलन किया गया, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के काम का आकलन किया गया, तो वो 40 पे इसलिए आ गई क्योंकि कांग्रेस हतोत्साहित थी। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और हुड्डा साहब और उस समय की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, सभी ये कह रहे थे हमारी 10-12 सीटें आएंगी, 15 से ज्यादा नहीं आएंगी। तब भी 31 आई। अब मोदी जी के नाम से जब पूरे चैनलों ने 400 पार का, नेशनल चैनलों ने 400 पार का एक परसेप्शन बनाया, तो 5 सीटें आई हरियाणा में, नहीं तो उससे भी कम हो सकती थी। दोस्तों 40, मैं हमारे मीडिया के जो चैनल्स हैं जी, उनको श्रेय देना चाहूंगा, तो 240 आई। अगर मीडिया वाले आकलन सही करते तो वो सीटें 200 के लगभग रह जाती। तो मीडिया ने 40 सीटें बीजेपी की बढ़ा दी। इस आकलन के साथ में भाटिया साहब हैं, लेकिन मैं नम्रता जी कुछ बीच में हस्तक्षेप पड़ जा रही है, एक बार नम्रता जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी नम्रता जी। जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आज जिस तरह से हरियाणा में आप देख रहे हैं कि क्लीन स्वीप करने जा रही है कांग्रेस वहां पे जी, और एग्जिट पोल तो ये दिखा रहे हैं कि भाजपा आज एग्जिट हो गई है। जी, मेरी बहन अभी कह रही थी और आपने भी कहा कि क्रांतिकारी फैसले हुए। जी, जब भी हमारी यहाँ डिबेट होती थी तो मैं आपको कहती थी आप जिन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, मैं जी, उनको जन विरोधी फैसले कहती हूँ। जी, अब जन विरोधी फैसले लेके आप जनहित से आप जन का मत नहीं ले पाएंगे, तो जी, वही हुआ है। और आज आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल, इससे मुझे लगता है कांग्रेस कहीं अच्छा अपना प्रदर्शन किया है हमने इन चुनावों में, और एनसी के साथ हम अपना आंकड़ा वो अचीव कर लेंगे कि जिससे हम सरकार बनाए।
मैं मैडम से ये पूछना चाह रही थी आपके माध्यम से कि वो कह रही थी कि आज आपने उनसे पूछा कि 28 सीटों पे तो आप अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए। जी। आज लोकसभा में ये तीनों सीट्स पे अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाई थी और अब 28 सीटों पे ये प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए। ये किस तरह से वो आंकड़ा पाएंगी? और जिस तरह से अभी मैं भाटिया साहब को सुन रही थी, बड़ा विस्तार पूर्वक, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको सुन के, क्योंकि बड़ा आंकलन उन्होंने डीप, जिस तरह से आप कहते हैं कि एक साइंटिफिक स्टडी करके इन्होंने पूरा आंकलन किया। आज की जो परिप्रेक्ष्य में मैं देख पा रही हूँ कि पूरा आज भारत के अंदर जिस तरह से इन्होंने विभिन्न पार्टियों को तोड़ा, आज रिजल्ट ये है कि लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर किए। तो आज एक भारत के अंदर एक विकल्प के रूप में जिस तरह से दोबारा से आज कांग्रेस को माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो राज 2014 से पहले कांग्रेस ने अगर लोगों के लिए किया, वो कहीं बेहतर था ये मोदी का जो दौर था। हालांकि ये कहते हैं कि हम तीसरी बारी आए, लेकिन 200 सीट्स, बिल्कुल ठीक कहा कि 200 सीट्स ही थी, लेकिन वो 40 सीट्स पे जो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से उसमें कई जगह हमने राइज देखा, उसमें तो अभी भी आप भी समझते हैं कि उसपे अभी भी एक शोध करने की जरूरत है कि वो कैसे जीती हैं, जहां हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित किया गया। तो 200 से ज्यादा सीट्स नहीं थी इनकी। और आज अगर हम आंकलन करें, जितनी तेजी से मोदी जी का ग्राफ नीचे गया है, पिछले लोकसभा चुनाव अभी 4 महीने पहले होते हैं और इन स्टेट्स में आज चुनाव होने जा रहे हैं, इतनी जल्दी ग्राफ भी किसी पार्टी का या किसी प्रधानमंत्री का नहीं गिरते हुए देखा होगा कि इमीडिएटली आफ्टर लोकसभा आज जो आप रुझान देख रहे हैं सारे स्टेट्स के अंदर, वो इस तरह से बदलते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आंकलन करने की आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है कि जो जन विरोधी नीतियां होती हैं, लोग उसमें बदलाव लाना चाहते हैं और लोग उन फैसलों को आज आपको नकार रहे हैं। तो आपके फैसले जो थे उनमें दोबारा आंकलन करने की अच्छा, एक बात बताइए नम्रता जी, ये कितना डर आपके अंदर पैदा कर रहा है ये रुझान? क्योंकि अगर कांग्रेस को कुछ ठीक ठाक सीटें मिल भी जाती हैं तो कांग्रेस के नेताओं की सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई पार्टी को विभाजित कर देती है। हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा कमलनाथ और सिंधिया जी का द्वंद्व, छत्तीसगढ़ में देखा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का द्वंद्व, राजस्थान में देखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का द्वंद्व। कुल मिला के पार्टी पर्याप्त कीमत चुकाती है। ये हरियाणा के संदर्भ में अभी से आवाज उठ रही है, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कौन भाजपा का साथ पकड़ लेगा कह नहीं सकते। कितना डरी हुई हैं आप इन रुझानों के बाद? बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी एक लीडर होता है, जो चुनाव लड़ता है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, उसकी अपनी एक अपेक्षाएं भी होती हैं कि कल मैं कहां पहुंचूंगा लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन वो विरोध इतना भी नहीं है कि वो पार्टी के बाहर से आपको सुर सुनाई दे। लोग, मीडिया का काम भी है कुछ भांपना, तो भांपते हैं। लेकिन मैं आपको ये, आज सचिन पायलट जिस तरह से एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और हमने देखा कि हर जगह जाके जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनके 4 बार उनकी विजिट हुई, चाहे वो बाकी स्टेट्स के अंदर, तो वो अपने आप में बताता है कि पार्टी यूनाइटेड है। हम किसी जगह हमारे आपस के क्या करें नम्रता जी, आप तो इतिहास को पलटना ही नहीं चाहती भाई। वो आपको गुड़गांव का रिसोर्ट क्यों नहीं याद आता जहां पर हमने सचिन पायलट को 29 विधायकों के साथ देखा था? आप क्यों नहीं देखना चाहती हैं कि अपनी ही अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए सचिन पायलट दिखाई देते थे? क्यों आपको दिखाई नहीं देता है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में द्वंद्व छत्तीसगढ़ में क्या खेल दिखाता था? क्यों आपको दिखाई नहीं देता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के हम कदम हम साया हम सफर होते थे, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख भूमिका में है? डर लगता है शैलजा जी को लेकर, डर लगता है सुरजेवाला को लेकर, डर लगता है हुड्डा जी को लेकर। आपको डर नहीं लगता? सिवाय मोदी जी के और अमित शाह जी के, कैन यू टेक एनी अदर मंत्री की कोई होगा? इवन सीतारमन जी का भी कोई बयान आप उनको सीरियसली ले सकते हैं, बिकॉज शी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन हरसेल्फ, बिकॉज दे हैव दैट डेफिसिट। जो उनका लीडरशिप एक क्राइसिस है पार्टी के अंदर, वो तो सामने नजर आता है। तो के अंदर, लेकिन कांग्रेस के पास लीडर्स हैं, और लीडर्स भी ऐसे कि उस कद के लीडर्स हैं, कदावार लीडर्स हैं, those who have that foresightedness to see how to get good things for public. अब क्या बताएं नम्रता जी, तो ध्यान ही नहीं दे रही हमारे पास। हम तो उन्हें बारी बारी से बता रहे हैं कि देखो कांग्रेस के नेता कैसे भारतीय जनता पार्टी की फसल लहलहाने का काम करते हैं। वो हेमंत बिस्वा शर्मा भी बड़े नेता होते थे कांग्रेस के, आजकल भाजपा के बहुत बड़े पैरोकार हैं। पर हमारे साथ में इस समय शौकत चौधरी जी जुड़ गए पीडीपी की ओर से। शौकत जी,
भाजपा के साथ सत्ता में बने रहने का नतीजा बहुत खराब आ रहा है। ये एग्जिट पोल के रुझान आपको कहीं मुकाबले में दिखा नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इन रुझानों को लेकर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एग्जिट पोल हैं, नतीजे नहीं हैं जी। और पीडीपी लास्ट असेंबली में सबसे बड़ी जमात थी और उम्मीद है कि लोगों ने हमें बहुत तावन किया होगा। और 8 तारीख को आप देखेंगे कि पीडीपी की जो सीट्स हैं वो इतनी होंगी कि जम्मू कश्मीर की लाइक माइंडेड पार्टीज जो सरकार बनाना चाहेंगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बना पाएंगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहां मैं आपका ये देख रहा हूं जो एग्जिट पोल है उसमें आप दिखा रहे हैं कि यहाँ तो हंग असेंबली जो है बनती हुई दिख रही है। ना तो बीजेपी के पास इतने नंबर्स है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, ना कांग्रेस के पास है और ना हमारे पास है आपके एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो बनने वाली है उसमें पीडीपी का बड़ा रोल होगा। कितनी सीट्स जो हैं वो हमें मिलने वाली हैं। अरे शौकत जी, एक बात बताओ, ये बात आपको दुखी नहीं कर रही? ये बात आपको निराश नहीं कर रही? ये बात आपको पीड़ा नहीं पहुंचा रही कि कहां आप पहले इंजन की भूमिका में थे, अब डिब्बा होने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, व्याकुल हैं, इतने आ जाएंगे कि हम भी एक डिब्बा बने रहेंगे? क्या कहते हैं? देखिए, ये ताकत का सरचश्मा डेमोक्रेसी में ये पब्लिक है। लोग जिसको ताकत देते हैं, लोगों का फैसला सर आंखों पर होता है। लेकिन जो हमारा 2014 का फैसला था, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले से कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें थी हमसे, शायद बीजेपी की वजह से या जो हमारी सरकार बनी उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक बात है और हम कोशिश करेंगे लोगों को उस पे कन्विंस करने की कि उस वक्त जो है वो हमने सरकार बनाने का फैसला जो है वो क्यों लिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारी जो कारकर्दगी रही है, बिना 2014 के फैसले को अगर बाहर रखें तो हमारे अगेंस्ट कोई भी बात जो हो जम्मू कश्मीर के ना किसी दल के पास है ना किसी इंडिविजुअल के पास है। तो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें बहुत अच्छा तावन दिया है और सीट्स भी आ जाएंगी और जितनी सीट्स आएंगी, जो पब्लिक का फैसला होगा, वोटर्स का फैसला होगा, वो हमारी सर आंखों पर। तो कुल मिला के फैसला सर आंखों पर रहेगा। रजनीश सेठी जी मेरे साथ में है, तो रजनीश जी क्या उम्मीद करें? कभी पीडीपी इंजन था और आप डिब्बे थे, इस बार पीडीपी को अपना डिब्बा बनाने के लिए कोई मानसिकता है या आपने भी वैसे ही तौबा कर ली पीडीपी से? जैसे शौकत जी कह रहे हैं भाई बहुत बड़ी गलती हुई 2014 में जो हम भाजपा के साथ गए, क्या कहती हैं? देखिए, पहले मैं नम्रता जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा भाजपा को आंकलन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आंकलन करने की जरूरत है। इनकी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर आजाद जी चले गए, क्यों चले गए ये भी पूछना पड़ेगा इनसे। इनके एक्स प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं वो कहीं ना कहीं बयानबाजी इन्हीं के कोalition के पार्टनर के अगेंस्ट बनिहाल से करते हैं, उनसे कोई लगाम नहीं कसी इन्होंने। पहले इनको अपनी पार्टी की अंदरूनी कला को खत्म करना चाहिए, फिर हमारी पार्टी के ऊपर ये कटाक्ष कर सकती हैं। अब आए पीडीपी के भाई के जवाब दूं। पीडीपी का जो फैसला था कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे लगता है कि भाजपा और पीडीपी की जो सरकार बनी थी जनता की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग बनी थी। यहाँ पर हमारी भाजपा की एमएलए ज्यादा थे जम्मू में और इनके कश्मीर में ज्यादा थे। अगर इनको लगता है कि इनकी गलती थी, वो मुझे लगता है कि इनको बड़ी जल्दी समझ आ गई कि इन्होंने गलती की थी भाजपा के साथ जुड़ के। मगर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया काफी समय का कि पीडीपी के साथ जुड़ना हमारा बहुत बड़ा भूल थी। कहीं ना कहीं वहां की जनता, जम्मू की जनता या कश्मीर की जनता ने बहुत कुछ भुगता है और खास तौर से जो राष्ट्रभक्त लोग थे इनके साथ जुड़ने के बाद उनकी एक मानसिकता बनने लगी थी कि कहीं भाजपा भी उस राह पे तो नहीं चल रही जो पीडीपी ने एक्सेप्ट की है। तो मगर हमें ये सरकार से हाथ खींचना पड़ा ताकि ये बताने के लिए कि जो जम्मू कश्मीर है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्तों का स्टेट है। तो ये बताने के लिए हमें सरकार वैल्यू नहीं रखती थी। हमने उस समय पीडीपी से हाथ खींचकर लोगों को दिखा दिया कि सरकार हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हम जनता के साथ है, हम राष्ट्रभक्त पार्टी है जो लगातार रहेगी। तो जो आपने एहसास करा दिया, तो अब की बार
जरूरत पड़ने पर पीडीपी का समर्थन लेने के लिए आप तैयार हैं या पीडीपी आपको स्वीकार नहीं है? देखिए हम लगातार यही बात कर रहे हैं, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। वहां पे लाइक माइंडेड जो हमारी इंडिपेंडेंट्स होंगे उनके साथ जुड़ के सरकार बनने की कोशिश होगी। तो ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा किस तरीके से सरकार की रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से हम उस फिगर को छू पाएंगे ताकि यहाँ पर हमारी मेजोरिटी की सरकार बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री के हालात तो कहीं दिख नहीं रहे, और पीडीपी के संदर्भ में आप क्या मानती है? एक देशद्रोही पार्टी है, और अगर ये देशद्रोही पार्टी है तो केंद्र में इतनी मजबूत सरकार होते हुए और इतना मजबूत नेतृत्व होते हुए ये पार्टी अस्तित्व में कैसी है? इसमें प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? देखिए जब 370 को हम लोगों ने खत्म किया, एब्रोगेट किया, तो कहीं ना कहीं यही पॉलिटिकल पार्टी थी जो लगातार बात कर रही थी कि अगर 370 को यहाँ हटाया तो भारत के झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। इनकी अध्यक्षा कहती हैं कि 370 वापस आएगा तो तभी मैं चुनाव लड़ूंगी, मगर अपनी पार्टी की बिटिया को उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। तो इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि ये चुनाव के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रही बात देशद्रोही होने की, वो जनता इनको वोट के माध्यम से दिखा देगी। आप समझ रहे हैं कि जनता जनार्दन है। वोट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए वो अपना गुस्सा या प्यार दिखा सकेंगे। तो इंतजार करिए, 8 अक्टूबर को आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जनता विरोधी थी कि जनता हितैषी थी। जनता वोट के माध्यम से बता दी। जनता वोट के माध्यम से बता दी। शौकत जी कोई हस्तक्षेप कर जा रहा है, एक बार शौकत जी की बात होता है। जी शौकत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने 2015 में सरकार बनाई थी, शायद मैडम को मालूम नहीं है कि हमने जो एजेंडा तैयार किया था उसमें अपने एजेंडे में जो चीजें रखी थी वो आपने एक्सेप्ट करी थी, तब सरकार बनी थी। तो वो चीजें अगर एक्सेप्ट करी थी तो आज आपकी इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो इल्जाम आप लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 2002 में पहली मर्तबा पीडीपी की सरकार बनी थी और 2008 तक रही। उसके बाद 2015 में और फिर 2009 से लेकर 14 तक एक मजबूत अपोजिशन का रोल अदा किया है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि पीडीपी जो है वो इस तरह की पार्टी है या उसका आइडियोलॉजी है वो बड़ा डिफरेंट है? तो आपने उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया था सरकार बनाते वक्त, तो आपको याद नहीं रहा, और आज आप सरकार से बाहर हैं जम्मू कश्मीर से। और आप याद रखिए, और ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिए, कि आप जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो रिजल्ट 8 तारीख को आ रहे हैं उसमें आप जितनी पहले सीट्स आपने ली थी 2014 में, उससे कहीं कम सीटें आपको मिलेंगी, और जम्मू के लोग आपको ये जो है ना जवाब इसका देंगे जो 5 साल में आपने। अच्छा शौकत जी, ये तो आपने बता दिया कि देखो रजनी सेठी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो 2014 के चुनाव में जितनी सीटें पाई थी उससे कम सीटें पाएगी। पर अपनी सीट के विषय में भी तो बताइए, आप 2014 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपकी खुद की हालत क्या होने वाली है, इस पर कोई आकलन है आपका, या सारी चिंता भाजपा और रजनी सेठी जी के संदर्भ में रखी है आपने? नहीं, देखिए मैं पहले कह चुका हूं कि डेमोक्रेसी में ताकत का सरचश्मा लोग होते हैं। लोग अगर हमें 20 सीटें दे देंगे, 25 दे देंगे या 10 सीटें दे देंगे तो लोगों का फैसला है ना ये। और मैंने पहले बड़े डिटेल में कहा है कि लोगों के जहन में शायद 2015 का फैसला जो है वो लोगों के जहन में है। जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है शायद वो लोग नहीं भूल पाए हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो फैसला था, शायद वो हमने जो चीजें सोचकर फैसला लिया था वो चीजें नहीं हो पाई। अरे शौकत जी, चुनाव खत्म हो गया, अब मतगणना होनी है। लोगों को क्या समझाएंगे, कब समझाएंगे? इतना समय तो मिला था आपको, 5 साल से चुनाव नहीं हुए थे, 5 साल में जो नहीं समझा पाए उसे कब समझाएंगे? अब नहीं, 5 नहीं, आप इसको 10 साल मान के चलिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे हैं चुनाव, और पहली बार असेंबली के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले नहीं हुए हैं 10 साल में, और हमारे उस फैसले के बाद पहली मर्तबा चुनाव हो रहे हैं। तो हमने कोशिश की है लोगों को कन्विंस करने की, और अगर मौका मिलेगा तो लोगों को आगे भी कन्विंस करेंगे। 5 साल नहीं, इसको 10 मान के चलिए आप। अरे भाई, चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं। 10 साल पहले तो चुनाव हुए थे, तो 5 साल ही तो अंतराल रहा चुनाव के संदर्भ में, जब होने थे निर्धारित चुनाव। शौकत जी, ये तो सामान्य सा गणित है, कोई बहुत जटिलता नहीं है। मेरा सवाल जो था, आप उस सवाल पर नहीं गए। मेरा सवाल ये था कि पिछले 5 साल में जब जनता को आप भाजपा के साथ जाने के फैसले को नहीं समझा पाए, तो अब किस लिए समझाना चाहते हैं? चुनाव तो हो लिया,
अब तो मतगणना होनी है भाई। सर मैं ये कह रहा हूं कि बदकिस्मती यही है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, और जब पिछले 5 साल की बात आप कर रहे हैं तो 5 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने सिर्फ बीजेपी के झूठ सुने हैं और जो दिल्ली के फरमान हैं वही आते रहे हैं। तो जी। आप लोगों को कन्विंस करने का मौका असेंबली इलेक्शन 2024 में मिला है। जी। इससे पहले तो हम फरमान ही सुन रहे थे। अरे लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, आपके नेताजी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे, आप भूल गए क्या? तब नहीं समझा पाए आप? नहीं है सर, मैं आपको याद दिलवा दूं, 2019 में जितने वोट हमने लिए थे उससे 2 गुना ज्यादा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हमने लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डिक्रीज हुए हैं, हम इंक्रीज हुए हैं और हमने ज्यादा वोट लिए। बुरे तरीके से नहीं आ रहे, हमने इस सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं। मतलब ये हार का आपको कोई मलाल नहीं है, वोट अपने ज्यादा आ गए, इससे बहुत खुश है शौकत चौधरी जी। आपको महबूबा मुफ्ती की हार का कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है? देखिए सर, हार और जीत जो है इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है। कभी हार भी फेस करनी पड़ती है, कभी जीत भी मिलती है। बात हार और जीत की नहीं है, बात लोगों की नुमाइंदगी की है। लोगों की नुमाइंदगी सिर्फ जीत के नहीं की जा सकती है, अपोजिशन में भी की जा सकती है। जीत में की जा सकती है। मैं आखिरी दौर की बातचीत पे आता हूं। नम्रता जी मेरे साथ में, पीडीपी की ओर से संदेश आया है, जरूरत पड़ी समर्थन दे देंगे। इस ऐलान पर आपकी टिप्पणी नम्रता जी। सवार ही मैदान जंग में वो तुर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लड़ेंगे 28 सीटों पे वो कैसे अपनी सरकार बनाएंगे? कम से कम हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मुझे लगता है कि जो हिम्मत करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। तो कम से कम लड़ने की हिम्मत रखना जरूरी है। मुझे आज ये सारी जो आपने प्रक्रिया बताई, ये जो आज देशभक्त होने का दावा करती हैं और कहती हैं कि बहुत देशभक्ति के बयान गाने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गाती है, इनको याद होना चाहिए कि जब रिहान वानी को मारा गया तो इन्हीं के डिप्टी सीएम ने कहा था कि अगर हमें पता होता कि वो अंदर है तो हम कभी भी ऐसा यहाँ से उसे ना मारते। तो इस तरह के इनको दुख भी बड़े हुए और आज हमने देखा कि किस तरह से इंजीनियर राशिद को चुनाव के दौरान छोड़ा जाता है, राम रहीम को हरियाणा में छोड़ा जाता है। तो एक तरफ से जो महिला उत्पीड़न और ऐसे बुरे जघन्य अपराध के जो है अपराधी उनको छोड़ दिया जाता है, दूसरी तरफ इस तरह के लोगों को। तो आज दुनिया जानती है, हालांकि एबीसी पार्टीज खड़ी करके भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ। जमात को भी चुनाव लड़ा लें, किसी को भी लड़ा लें, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 10 वर्षों से जो उन्होंने सहा, जवाब उन्होंने चुनाव के माध्यम से दिया। और मुझे लगता है कि आज आंकलन कांग्रेस ने तो किया, इसीलिए कांग्रेस ने आज जो भी बढ़त हासिल की और जो भी 4.5 लाख वोट अगर हमने एक सीट पे लोकसभा के अंदर भी लिया, वो आंकलन का ही नतीजा था। और आपको ऑन टोस खड़ा रखा, इसीलिए आप चुनावों से भागते रहे, इसीलिए आपने यहाँ एलजी को ज्यादा ताकत दी, क्योंकि आपको पता था कि आप हार का सामना करने वाले हैं। वरना यहाँ अगर आपका मुख्यमंत्री होता तो एलजी को ज्यादा पावर देने की जरूरत ना पड़ती। तो ये सब चीजें हैं जिन पे आज महत्वपूर्ण टिप्पणी नम्रता जी के। तो रजनी जी क्या माने, जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसका अनुमान आपको पहले ही था? जमीन पर बड़ी पकड़ है आपकी, आपको लग गया था चुनाव से पहले ही आपकी सरकार वरकार बनने के कोई आसार नहीं है, इसलिए पहले ही उपराज्यपाल को इतनी ताकत दे दो कि चुनी हुई सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ रहे नहीं। क्या कहती है रजनी जी? देखिए, मेरे चौधरी भाई ने बड़े विस्तार से इन्होंने कहा हमारी गलती थी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़कर। मैं उनसे क्लियर कर लूं कि जब आप जुड़े थे तब आप मिलिटेंट्स के सपोर्टिव शो नहीं होते थे। बाद में आपका सॉफ्ट कॉर्नर जो पाकिस्तान के लिए दिखा, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा कि जो टेररिस्ट भेजता है वहां से उस पार्टी के साथ हमें जुड़कर काम करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अब नम्रता जी बात कर रही है देशभक्ति की, अभी ये बात कर रही है, ये इतना खुश हो रही है, मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पूरा फुल मेजोरिटी से सीट स्वीप कर रही है। एग्जिट पोल को ये सच्चाई मान बैठी है। 8 से 10 सीटें कांग्रेस ले रही है और कोalition में जाकर 35 से 40 सीटें ये लोग अगर एग्जिट पोल में शो हो रहे हैं, तो कांग्रेस को इस चीज का अफसोस करना चाहिए। कहीं ना कहीं जम्मू एक हिंदू राष्ट्रवादों की एक रीजन है, तो कांग्रेस वहां से क्या पा रही है ये इनको देखने की जरूरत है। आज इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ी। 370 के ऊपर इनका क्या स्टैंड है जम्मू के लिए, ये बता नहीं पाए चुनाव में। मगर आज ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और एनसी के बलबूते पर, उस एनसी के बलबूते पर जिनके मैनिफेस्टो में बताया गया कि आतंकियों को रिहा करेंगे, जिनके मैनिफेस्टो में बताया गया कि हाईवे पर वो खत्म कर देंगे, जो सिस्टम वहां पे जो नाके लगते हैं वो कहीं ना कहीं उसको उठा देंगे। आज उनको बड़ा फक्र महसूस हो रहा है एनसी के साथ जुड़कर, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता को तबाह करने का कारण बनी, जो कश्मीरी विस्थापितों को
वहां पलायन करने रजनी जी, आपको पता है ना कि कभी एनसी का साथ आपने भी लिया है। आपको पता है ना कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला आपके साथ भी सहयोगी रह चुके हैं। या अचानक आपको सबके संदर्भ में आपत्ति तभी क्यों होती है जब वो आपके खिलाफ विपक्ष की भूमिका में होते हैं? पीडीपी के संदर्भ में आप इतने गंभीर किस्म के आरोप लगा रही है। पीडीपी का इतिहास तो इस प्रकार के बयानों से भरा हुआ है। जब आप सरकार बना रही थी तब आपको नहीं पता था पीडीपी क्या है? क्या आपको नहीं पता है कि जब आप फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ सहयोगी बने हुए थे तब आपको यह सब नहीं पता था? आप अचानक ही कैसे जागते हैं और बाकी सब आपको देश के खिलाफ क्यों दिखाई देते हैं? आप इनका पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, चाहे रिगिंग के टाइम का निकाल लीजिए 87 में, चाहे 89 में कश्मीरी विस्थापितों का जो पूरा हिस्ट्री है वो निकाल लीजिए, उसमें किसका रोल रहा। कांग्रेस और एनसी की सरकारें रही हैं। ये अरे रजनी जी, आपने मेरे सवाल पे गौर नहीं किया। मैंने 87 भी निकाला, मैंने 89 भी निकाला, लेकिन उसके बाद में मैंने 1999 भी निकाला, जब अब्दुल्ला परिवार भाजपा का अनन्य सहयोगी बना हुआ था। बड़ा सम्मान करते थे आप अब्दुल्ला परिवार का। आप भूल गई है रजनी जी? उस समय इतिहास के ये पन्ने फाड़ दिए थे कि आपने, जो आप आज पढ़ के हमें सुनाना चाहती हैं? जी रजनी जी, बिल्कुल आप शायद भूल गए हैं। आप उसको आप बिल्कुल उसको रिपीट करिए ताकि लोगों को पता लगे। चैनल का काम है लोगों को सच्चाई दिखाना, वो सच्चाई बताइए। कांग्रेस का असली चेहरा क्या रहा है, एनसी का असली चेहरा क्या रहा है, जम्मू कश्मीर की तबाही का कारण कौन रहा है, ये आप लोगों का दायित्व बनता है। मुझे लगता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का कमाल है रजनी जी। मतलब एनसीपी, अब्दुल्ला परिवार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को आप अपने सहयोगी के तौर पर अटल जी के शासन के दौरान रखें और इसके बाद आज आप ये बताएं कि इनका तो चरित्र देश के खिलाफ कर रहा है। दोनों बातें कैसे बन सकती हैं? लेकिन महत्वपूर्ण बात अंतिम रूप से है कि पार्टियां आरोप प्रत्यारोप जो भी करें, फैसला जनता को लेना होता है। जम्मू कश्मीर की जनता ने भी फैसला लिया है और हरियाणा की जनता ने भी फैसला लिया है। तमाम एजेंसियों ने इस फैसले को पढ़ने की अपने स्तर पर चेष्टा की है। वो फैसला, वो रुझान ये बता रहा है कि हरियाणा में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की और जम्मू कश्मीर में एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आ रही है। अंतिम फैसला 8 तारीख को पता चलेगा। जो भी फैसला आएगा उसे लेकर हम अपने दर्शकों के बीच उपस्थित होंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एग्जिट पोल 2024 का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर अब समय है आखिरी तौर पर टैली बताने का। तो टैली कुल मिलाकर हरियाणा के संदर्भ में यह बताती है कि पोल ऑफ द पोल्स के अंतर्गत 57 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कुल जमा 57 सीटों के मुकाबले 27 सीटें अधिकतम हासिल कर रही है। अन्य के हिस्से में 6 सीट आने की उम्मीद है। अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन तकरीबन 42-44 सीटों पर दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की कहानी 22 से 28 सीटों पर दिखाई देती है। वहीं पीडीपी 6 से 12 और अन्य भी 6 से 12 के बीच में कहीं खड़े दिखाई देते हैं। पीडीपी स्पष्ट तौर पर ऐलान कर चुकी है कि जरूरत पड़ने पर हम कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को समर्थन देंगे। तो कुल मिलाकर इन रुझानों के बीच अंतिम परिणाम को लेकर उत्सुकता बरकरार है। 8 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से हम लगातार आपसे जुड़ेंगे पल पल के अपडेट की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन अब समय इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। समाचार का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेरा समय है अब आपसे विदा लेने का। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द फिर मिलते हैं। सादा प्रणाम।